वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह से जनरेट की जाती है, टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन कैसे होता है एंड किस तरह से एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स TMI एंड AMI को जनरेट करती है। आज की क्लास में हम इम्यून सिस्टम की डिफरेंट सेल्स के डिफरेंशिएशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी बन जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी कई बार इम्यूनिटी के साथ में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को पूछ लिया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन से, एंटीजन से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमारे लिए फाइट करता है, हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम डिजीज फ्री रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। इम्यून सिस्टम सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी एनिमल्स में मिलता है। इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स का बना होता है। जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम की सेल्स कहलाती हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कहलाते हैं। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। इसकी दो क्लासेज हैं, प्राइमरी ऑर्गन एंड इम्यून सिस्टम के सेकेंडरी ऑर्गन। इम्यून सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जहां पर इम्यून सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, इनका मैच्योरेशन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, उसे हम इम्यून सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि बोन मेरो, जहां पर डिफरेंट टाइप्स की इम्यून सेल्स या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ थाइमस भी इम्यून सिस्टम के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि थाइमस में भी टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है। इम्यून सिस्टम के सेकेंडरी ऑर्गन वो होते हैं जहां पर इम्यून सेल्स एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करती हैं एंड ये इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होती है। इसे हम इम्यून सिस्टम के सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं। इम्यून सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये इम्यूनिटी को जनरेट करने में, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ ही ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। हमारे जो इम्यून सिस्टम के ये केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, साइटोकाइन्स हैं, इंटरफेरोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम के केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में वेसल्स भी आती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। साथ ही इम्यून सिस्टम में फ्लूइड्स भी आते हैं, जैसे कि ब्लड है एंड लिम्फ है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इम्यून सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी डेवलप होती है और हम डिजीज फ्री रहते हैं। ये मिलकर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। आज की क्लास में हम इम्यून सिस्टम की सेल्स को पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है, लाइक न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। ये ब्लड में पाई जाती हैं। डेंड्राइटिक सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, मेनली ये टिश्यू स्पेसिस में होती हैं। बी सेल्स जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं एंड टी सेल्स जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये लिम्फोइड्स में मिलते हैं। ये जो सेल्स होती है ये सभी सेल्स हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स कहलाती है। सभी टाइप की इम्यून सेल्स एक ही पेरेंटल सेल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होती है। इसको हम HSC से भी डेजिग्नेट करते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एज ए पेरेंटल सेल काम करती है, जिससे डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स या हमारी इम्यून सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये बोन मेरो में पाई जाती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। हिमेटोपोइसिस
वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हिमेटोपोइसिस का ये प्रोसेस बोन मैरो में होता है क्योंकि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मेनली बोन मैरो में मिलती है। बोन मैरो में डिफरेंट टाइप्स की इम्यून सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं, जहां से ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा एंड लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बॉडी की सभी ऑर्गन्स में, सभी टिश्यूज में ये सर्कुलेट हो जाती हैं। ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, ये स्टेम सेल मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। किसी भी सेल को स्टेम सेल होने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसके पास में होनी जरूरी है। कोई भी सेल जिसके पास में ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टेम सेल के जैसा काम करती है। लाइक उसके अंदर रिन्यूअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन्स स्टेम सेल होने के लिए उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को रीजनरेट कर सके। दूसरा, उसके अंदर डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिवाइड होकर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सके। तो हमारी जो हिमेटोपोइटिक सेल है ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है। इसके अंदर भी खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। इसके साथ ही हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल बनाती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन होने से एक जो सेल बनती है ये HSC ही होती है, मीन्स ये खुद को रिन्यू कर सकती है। ठीक है, ये इसकी रिन्यूअल प्रॉपर्टी के कारण ये खुद को ही रीजनरेट कर लेती है। इससे जो दूसरे टाइप की सेल बनती है उसे हम प्रोजेनाइटर सेल कहते हैं। ठीक है, प्रोजेनाइटर सेल कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिवीजन हो रहा है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में, तो ऐसा क्या है जिसके कारण एक सेल तो HSC बन रही है लेकिन दूसरी सेल डिफरेंट टाइप की बन रही है जिसे हम प्रोजेनाइटर सेल कह रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बनेंगी। तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में जब डिवीजन होता है तो ये डिवीजन असिमेट्रिक डिवीजन होता है। असिमेट्रिक डिवीजन जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल तो इक्वली डिवाइड होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसके कारण क्या होता है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे केमिकल इस सेल में तो आ जाते हैं। ठीक है, इस सेल में प्रेजेंट होते हैं जबकि वो केमिकल यहाँ पर नहीं होते, मीन्स इसमें कुछ केमिकल्स कम होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ कम केमिकल्स मिलते हैं, या हम कह रहे हैं कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के केमिकल्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, इस सेल में प्रेजेंट होते हैं। जिस सेल में ये केमिकल्स प्रेजेंट होंगे वो रिन्यू हो जाएगी और वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल फिर से बना लेगी। ये केमिकल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिसके कारण हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल खुद को रिन्यू कर लेती है? वो है इंटरल्यूकिन 3, इसके अलावा BMI1 एंड GATA2। इसके कारण क्या होता है, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के कारण हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स खुद को रीजनरेट कर लेती है। तो ये जो फैक्टर है ये प्रोजेनाइटर सेल में नहीं मिलते। तो इस तरह से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है उसके अंदर खुद को रिन्यू करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये एक स्टेम सेल है। लेकिन किस टाइप की स्टेम सेल है? ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। स्टेम सेल के अंदर डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी होती है, मीन्स इसके अंदर पोटेंसी पाई जाती है। ठीक है, पोटेंसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एबिलिटी of the cell to differentiate into other kind of cell, other kinds of cell means किसी भी सेल की पोटेंसी क्या है? वो एबिलिटी है जिसके कारण ये सेल डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है। पोटेंसी के 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, ऐसी सेल जिसमें टोटीपोटेंसी पाई जाती है उसको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल कैपेबल होती है टू जनरेट एंटायर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, ये एंटायर ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, पूरे एक ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है, उस सेल को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। एग्जाम्पल है जैसे जाइगोट। जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल है। जाइगोट में डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा एंटायर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से एंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन जाइगोट एक स्टेम सेल नहीं है। ठीक है, जाइगोट इज नॉट अ स्टेम सेल। क्यों नहीं है जाइगोट स्टेम सेल? क्योंकि इसके पास में खुद को रिन्यू करने की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये रिन्यू नहीं कर सकता, इसलिए जाइगोट टोटीपोटेंट सेल तो है, लेकिन जाइगोट एक स्टेम सेल नहीं है। पोटेंसी का सेकंड लेवल होता है प्लूरोपोटेंसी, जिसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल ये कैपेबल होती है सभी टाइप्स की सेल्स बनाने में। तो प्लूरीपोटेंट सेल कैन जनरेट all kinds of cells of body, all kinds of cells of body। तो बॉडी की सभी टाइप की सेल्स को बना सकती है, उस सेल को हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है, प्लूरीपोटेंट सेल बॉडी की सभी टाइप की सेल्स को बना सकती है। इट मीन्स ये सेल्स को बना सकती है, लेकिन ये पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकती। एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बॉडी की सेल्स के साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा सेल भी चाहिए होते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं। तो प्लूरीपोटेंसी में क्या होता है कि सेल सभी टाइप की सेल्स बना सकती है, जबकि टोटीपोटेंसी में सेल जो होती है वो एक एंटायर ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। पोटेंसी का थर्ड लेवल होता है मल्टीपोटेंसी। ऐसी सेल जिसमें मल्टीपोटेंसी पाई जाती है वो मल्टीपोटेंट सेल कहलाती है, जैसे कि हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये एक मल्टीपोटेंट सेल है। ये जो सेल होती है ये डिफरेंट टाइप से कुछ सेल्स बना सकती है, सभी सेल्स नहीं बना सकती, लेकिन ये कुछ सेल्स बना सकती है। मल्टीपोटेंट सेल कैन जनरेट ग्रुप ऑफ some kinds of cell, some kind of cells। तो कुछ टाइप की ही सेल्स बना सकती है, जैसे कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ये डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल बना सकती है। तो इसलिए हिमेटोपोइटिक सेल जो है ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, क्योंकि ये खुद को भी रीजनरेट कर सकती है एंड डिफरेंशिएट हो सकती है डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल में। पोटेंसी का फोर्थ लेवल होता है यूनिपोटेंसी। ऐसी सेल जो यूनिपोटेंसी दिखाती है उसको यूनिपोटेंट सेल कहते हैं। ये सिर्फ एक ही टाइप की सेल को बना सकती है। कैन जनरेट ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल। इसका एग्जाम्पल है जैसे स्किन की सेल्स यूनिपोटेंट है, लीवर की सेल्स ये भी यूनिपोटेंट होती हैं। तो हमारी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती है, ये कैपेबल होती है डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को बनाने में। नाउ साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस होता कहाँ पर है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये बोन मैरो में पाई जाती है। अडल्ट में बोन मैरो हिमेटोपोइसिस का मेन साइट होती है, जहां पर हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन हिमेटोपोइसिस जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज में वेरी करता है, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में हिमेटोपोइसिस का साइट भी अलग अलग होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिखा रखा है बर्थ प्लेस। ठीक है, यहाँ पर बर्थ दिखा रखा है, ये जो लाइन है ये बर्थ लाइन है, और यहाँ पर ये है फीटल स्टेज और ये आफ्टर बर्थ स्टेज। फीटल स्टेज में अगर हम देखें तो फर्स्ट अर्ली ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हिमेटोपोइसिस का मेन साइट होता है योक सैक में। ठीक है, हिमेटोपोइसिस मेनली अर्ली फीटस स्टेज में योक सैक में होता है। इसके अलावा फीटस में 2 या 3 मंथ का जब फीटस होता है
उस समय हिमेटोपोइसिस लीवर में स्टार्ट हो जाता है। लीवर में ये हिमेटोपोइसिस मेन साइट होती फीटस में, एंड इसके बाद में बर्थ तक आते आते हिमेटोपोइसिस लीवर में होना काफी कम हो जाता है। लगभग बर्थ तक हिमेटोपोइसिस जो है लीवर में कुछ अमाउंट में होता है, लेकिन बर्थ के साथ ही हिमेटोपोइसिस की साइट लीवर नहीं रहती। इसी के साथ फीटस में लीवर के साथ साथ में ये लीवर का दिखा रखा है, लीवर के साथ साथ में स्प्लीन में भी होता है। स्प्लीन में भी 3 to 4 मंथ का जब फीटस होता है तो उस समय स्प्लीन में भी हिमेटोपोइसिस का साइट होता है, जो कि लीवर के कंपैरिजन में कम अमाउंट में होता है, लेकिन ये भी बर्थ तक हिमेटोपोइसिस होता है। 7-8 मंथ के फीटस तक होते होते हिमेटोपोइसिस का अमाउंट स्प्लीन में काफी कम रह जाता है। इसी के साथ हिमेटोपोइसिस फीटस में लिम्फोइड में भी होता है, जो कि 5 to 6 मंथ के फीटस में स्टार्ट होता है। लिम्फोइड में हालांकि काफी कम अमाउंट में हिमेटोपोइसिस होता है, लेकिन ये हिमेटोपोइसिस बर्थ के बाद में भी काफी लंबी एज तक चलता है। मीन्स लिम्फोइड में काफी एज तक हिमेटोपोइसिस होता है, लेकिन इसका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। इसी के साथ बर्थ में आते आते हिमेटोपोइसिस का जो मेन साइट होता है वो बोन मैरो हो जाता है। तो अडल्ट में बोन मैरो हिमेटोपोइसिस की मेन साइट होती है, जहां पर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में भी हमारी जो बोन्स हैं, जैसे वर्टिब्रल बोन है, पेल्विक बोन्स हैं एंड स्टर्नम, ये इंपॉर्टेंट हिमेटोपोइसिस की साइट होती है जहां पर हिमेटोपोइसिस होता है। अडल्ट में जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है हिमेटोपोइसिस होना कम हो जाता है, क्योंकि जो हिमेटोपोइटिक सेल्स होती है, HSC होती है, इसका अमाउंट बोन मैरो में कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है HSC का अमाउंट जो है, HSC का नंबर जो है वो कम हो जाता है। HSC का नंबर कम होने के कारण क्या होता है, हिमेटोपोइसिस भी कम हो जाता है। इसलिए बढ़ती एज के साथ में ओल्ड एज में क्या होता है, इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। इसी के साथ हिमेटोपोइसिस कुछ अमाउंट में फीमर में भी होता है, टिबिया में भी होता है, रिब्स में भी होता है, लेकिन मेन जो बोन्स होती हैं जहां पर हिमेटोपोइसिस होता है वो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड पेल्विक बोन्स में। इसके अलावा हिमेटोपोइसिस स्ट्रेस कंडीशन में लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फोइड, इसमें भी स्ट्रेस कंडीशन में हिमेटोपोइसिस होता है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में हिमेटोपोइसिस लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फोइड में होता है। अदरवाइज हिमेटोपोइसिस का जो मेन साइट है वो बोन मैरो होती है। बोन मैरो, ये जस्ट सपोज हमारी बोन है, हमारी बोन का जो कोर रीजन होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें बोन मैरो होती है। ठीक है, कोर रीजन जो है ना, ये बोन मैरो है। इस कोर रीजन में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को अपनी मल्टीपोटेंट फॉर्म को स्टेबल रखने के लिए, अपनी मल्टीपोटेंसी को मेंटेन करने के लिए हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, जो कि इसके रीजनरेशन के लिए या हम कहें इसको रिन्यू करने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, रिन्यूअल के लिए इसके जरूरी होते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जब डिवाइड होती है, डिवाइड होकर ये दो टाइप की सेल बनाती है। एक सेल बनाती है जो खुद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, HSC, और दूसरी जो इससे सेल बनती है वो प्रोजेनाइटर सेल बनती है। ठीक है, प्रोजेनाइटर सेल बनती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को मल्टीपोटेंसी के लिए, अपने आप को रीजनरेट करने की एबिलिटी को बनाए रखने के लिए इसके पास में 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जिसको हम अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फैक्टर्स हैं हमारे इंटरल्यूकिन 3, BMI1 एंड GATA2। प्रोजेनाइटर सेल के पास में ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए प्रोजेनाइटर सेल आगे डिफरेंशिएट होती है और डिफरेंशिएट होकर ये डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स बनाती है, डिफरेंशिएट इनटू ब्लड सेल्स।
अब ये प्रोजेनाइटर सेल जो कि एक ही टाइप की हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बन रही है, तो इससे डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स कैसे बन जाती है, इसमें ऐसा क्या होता है जिसके कारण इसका जो फेट है वो अलग अलग सेल्स में डिटरमाइन होता है। ये हमारी बोन का ये जो कोर रीजन होता है ये होता है बोन मेरो। इस बोन मेरो में ये बोन मेरो है, इस बोन मेरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। जस्ट सपोज ये है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के चारों तरफ कुछ और डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल। ठीक है, तो बोन मैरो में सिर्फ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स नहीं है, इसमें कुछ और सेल्स भी हैं। अगर हम इसका सेक्शन लेकर हम स्लाइड में देखें तो इस तरह से हमें कई सारी सेल्स दिखाई देती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। इन स्ट्रोमल सेल्स के बीच में बहुत ही कम अमाउंट होता है इनका, ये होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। लगभग 5000 में कोई एक सेल होती जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। ये है स्ट्रोमल सेल, ये भी बोन मैरो में प्रेजेंट है। बोन मैरो में मिलने वाली हिमेटोपोइटिक सेल्स के अलावा जो सेल्स होती है उनको हम स्ट्रोमल सेल कहते हैं। ये हमारी एचएससी है। एचएससी का नंबर जो है 1 इन होता है 5000 सेल के बीच में कोई एक सेल होती है जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। मीन्स इतने कम नंबर में ये सेल प्रेजेंट होती है। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स के डिफरेंशिएट होने में ये जो स्ट्रोमल सेल है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्ट्रोमल सेल्स इनके चारों ओर मिलती हैं और इनका एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाती हैं। मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेनाइटर सेल में अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के को रिक्रूट करने में इंपॉर्टेंट हेल्प करती हैं। इनके कारण क्या होता है, ये जो प्रोजेनाइटर सेल है इनमें डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अलग अलग टाइप्स के होने के कारण क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन अलग अलग टाइप का होगा। जीन एक्सप्रेशन अलग होने से क्या होगा कि जो प्रोजेनाइटर सेल है इनका फेट जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोजेनाइटर सेल्स बनती हैं वो किस टाइप की ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट होंगी वो डिपेंड करता है उन प्रोजेनाइटर के चारों तरफ स्ट्रोमल सेल्स किस टाइप का माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। इसके कारण इसमें किस टाइप के सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएंगे, जिसके कारण इनका जीन एक्सप्रेशन अलग होगा और ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में अपना फाइनल फेट को डिटरमाइन कर लेंगी। जस्ट सपोज यहाँ पर कोई हमारी एचएससी है, इसके चारों तरफ जो स्ट्रोमल सेल्स होंगी, ठीक है, वो अलग तरह का माइक्रो एनवायरनमेंट बनाएंगी जिससे कि कुछ एक टाइप की प्रोजेनाइटर बनेगी। इससे जो प्रोजेनाइटर बनेगी उसमें मान लो कुछ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस है जिससे कि अलग टाइप की ब्लड सेल्स बनेगी। यहाँ जो एचएससी है उसके चारों ओर जो स्ट्रोमल सेल्स है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स का माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी। वो एचएससी में कुछ डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिक्रूट कर सकती हैं। जस्ट सपोज इनकी प्रेजेंस में कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वाई आया जिससे कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेनेटर्स बनेगी और वो कुछ अलग टाइप की ब्लड सेल्स बना लेंगी। इसी तरह मान लो यहाँ पर कोई एचएससी है, इसके कारण इसके आसपास जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो कुछ अलग टाइप का माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जिसके कारण इन सेल्स में कुछ अलग टाइप्स के केमिकल्स मॉलिक्यूल्स रिक्रूट हो रहे हैं। ठीक है, इन जस्ट सपोज कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जेड आया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जेड के कारण इनसे जो प्रोजेनाइटर सेल्स बनेंगी वो कुछ और डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से प्रोजेनाइटर के द्वारा कौन से टाइप की ब्लड सेल बनेंगी ये डिपेंड करता है मेनली प्रोजेनाइटर सेल के चारों तरफ पाई जाने वाली स्ट्रोमल सेल्स के माइक्रो एनवायरनमेंट के द्वारा। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इतनी सारी सेल्स होती हैं स्ट्रोमल सेल्स, 5000 सेल में कोई एक सेल होती है जो कि एचएससी होती है।
ठीक है, तो हम इस HSC को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकली हम बोन मैरो में HSC एंड स्ट्रोमल सेल्स को नहीं पहचान सकते। ठीक है, जब भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, आपने सुना होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, उसमें HSC को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इतने सारी स्ट्रोमल सेल में हम किस तरह से HSC को पहचानते हैं? इसके लिए क्या होता है, HSC की सेल मेम्ब्रेन पर, मेटोपोइटिक स्टेम सेल की सेल मेम्ब्रेन पर स्पेशल टाइप्स के मार्कर प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप के मार्कर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन मार्कर प्रोटीन्स को पहचान कर हम HSC को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये मार्कर प्रोटीन्स होते हैं CD34, SCA1 एंड C-KIT। ये मार्कर प्रोटीन्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। इसके द्वारा हम हेमेटोपोइटिक सेल को अदर सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्कर प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रेजेंस के कारण हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल मल्टीपोटेंट यूनिक सेल्स होती है, जो कि खुद को भी रिजनरेट कर लेती है एंड डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स को भी बना लेती हैं। नाउ हम देखते हैं कि किस तरह से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि एक मल्टीपोटेंट सेल है, ये डिवाइड होगी, डिवाइड होकर ये खुद को रिन्यू कर लेगी, खुद को ये दोबारा बना लेगी। इसी के साथ इसके चारों तरफ जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रोमल सेल्स इसका माइक्रो एनवायरनमेंट बनाएंगी। इस माइक्रो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि किसी भी सेल का जो फेट डिटरमाइन होता है वो उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है और साथ ही खुद के उसके इंट्रिंसिक फैक्टर पर करता है। ठीक है, जिस तरह से हम भी अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर हम अपना कुछ फेट या अपना कैरियर को डिटरमाइन करते हैं, और साथ ही कुछ हमारे अंदर अपने खुद के कुछ हमारे जो है जन्मजात हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हमारे कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, उससे भी हम अपना करियर को, अपने फेट को डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह सेल के लिए भी होता है, सेल भी अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है और साथ ही इसमें कुछ अपने इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके फेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो HSC होती है डिवाइड होगी, डिवाइड होकर ही खुद ही अपनी सेल्स एक जनरेट कर लेती। इसी के साथ ही इससे एक प्रोजेनाइटर सेल बनती, ये बनती है प्रोजेनाइटर सेल। अब ये कौन सी टाइप की प्रोजेनाइटर सेल बनेगी, ये डिपेंड करता है जो इसके स्ट्रोमल सेल्स है उसके माइक्रो एनवायरनमेंट से। अगर इन स्ट्रोमल सेल्स के इन्फ्लुएंस से इसमें कोई इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है, तो इससे जो प्रोजेनाइटर सेल बनती है वो प्रोजेनाइटर सेल लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल कहलाती है। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर मीन्स HSC में डिवीजन हुआ, इससे खुद अपनी सेल बना ली एंड एक प्रोजेनाइटर सेल बनी। स्ट्रोमल एनवायरनमेंट के कारण अगर इसमें कोई इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन हो जाता है तो ये जो प्रोजेनाइटर सेल है इसको हम क्या कहेंगे, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल। ये जो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल है इसके 4 फेट होते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो सकती है। अब किस टाइप की सेल में डिफरेंशिएट कर होगी, ये अगेन डिपेंड करता है सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। ठीक है, कौन से टाइप का इसके चारों तरफ स्ट्रोमल सेल का माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड होंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसका फेट डिटर्मिनेशन होगा। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल से बी सेल्स बन सकती हैं, इससे प्रो टी सेल्स बन सकती हैं। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल डिफरेंशिएट हो सकती है लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल में। इसके अलावा लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल डिफरेंशिएट हो सकती है नेचुरल किलर सेल्स में, नेचुरल किलर सेल्स। तो इस तरह से लिम्फोइड प्रोजेनाइटर के द्वारा 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। प्रो टी सेल्स ये थाइमस में
जाकर मैच्योर होती हैं टी सेल्स में, ठीक है। लेकिन अगर HSC के चारों तरफ कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है कि इसको इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं मिल रहा, मीन्स इसके अंदर इकैरोस एब्सेंट है, इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एब्सेंट है, और हम कह सकते हैं इन दी एब्सेंट ऑफ इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो सेल बनाएगी जो इससे प्रोजेनाइटर सेल बनेगी उसको हम कहते हैं कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल, प्रोजेनाइटर सेल, ठीक है। मीन्स इसका डिवीजन हुआ, इसके चारों तरफ कुछ इस टाइप की स्ट्रोमल सेल्स हैं जिससे इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि इसके अंदर इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन नहीं होता, तो ये जो प्रोजेनाइटर सेल बनेगी वो प्रोजेनाइटर सेल कहलाएगी कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर। ये कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रेजेंस में इसके 3 फेट हो सकते हैं। कुछ टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर में डिफरेंशिएट हो सकती है। एक इसका ये भी फेट हो सकता है, कुछ और टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि नोन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, इसके कारण ये मेगा कैरियोसाइट्स इसमें डिफरेंशिएट हो सकती है। और तीसरा इसका फेट होता है, ये तीसरा फेट होता है इसका GM-CSF, ठीक है। GM-CSF फैक्टर की प्रेजेंट में ये माइलोइड प्रोजेनाइटर में डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। मीन्स HSC से क्या बनी, कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर सेल, ठीक है। अगर इसको इकैरोस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होता तो ये जो प्रोजेनाइटर सेल है ये कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर बनाएगी। इसमें कुछ टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं स्ट्रोमल सेल से, ये डिफरेंशिएट हो सकती है इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर में। अनदर टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ये डिफरेंशिएट हो सकती है मेगा कैरियोसाइट्स प्रोजेनाइटर में। एंड GM-CSF इनकी प्रेजेंस में ये डिफरेंशिएट हो जाती है माइलोइड प्रोजेनाइटर में। अब हम तीनों का 1 बाय 1 फेट देखते हैं कि किस तरह से आगे इनका डिफरेंशिएशन होता है। HSC कॉमन इरिथ्रोइड माइलोइड प्रोजेनाइटर, इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर, इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर ये डिफरेंशिएट होता है इरिथ्रोब्लास्ट में। इरिथ्रोब्लास्ट से प्रोनॉर्मोब्लास्ट इसका डिफरेंशिएशन होता है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो इसके सराउंडिंग होते हैं, उसका माइक्रो एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंशिएशन हो रहा है। नॉर्मोब्लास्ट से न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनका रिमूवल हो जाता है। इनके रिमूवल होने से नॉर्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट होती है रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती हैं और ये RBC बनाती है। ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, इस डिफरेंशिएशन के लिए इरिथ्रोपोइटिन फैक्टर ये जरूरी होता है। इरिथ्रोपोइटिन फैक्टर की प्रेजेंस में इरिथ्रोइड
प्रोजेनाइटर सेल डिफरेंशिएट होती है एंड आरबीसी बनाती है। आरबीसी इम्यून सेल्स नहीं है, लेकिन आरबीसी सभी टाइप्स की सेल्स को ऑक्सीजन देती है, इसलिए आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है सभी टाइप्स की सेल्स के लिए। कॉमन इरिथ्रोइड माइलॉइड प्रोजेनाइटर, इसका जो दूसरा फेट डिटरमाइन होता है जिसमें कि मेगा कैरियोसाइट बनते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स प्रोजेनाइटर बनती हैं। इन सेल का यूनिक फीचर ये है कि इसमें 28 कॉपीज ऑफ जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, 28 कॉपीज ऑफ जीनोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनको कई टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने होते हैं। ठीक है, इनको डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने हैं, इसलिए इनके अंदर सबसे ज्यादा कॉपी होती है जीनोम की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के कारण सबसे ज्यादा कॉपीज जीनोम की मेगा कैरियोसाइट्स में मिलती हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स डिफरेंशिएट होती हैं एंड डिफरेंशिएशन के कई मिड स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स में ये अपनी सेल मेम्ब्रेन शेड ऑफ करती जाती हैं एंड अल्टीमेटली ये प्लेटलेट्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स बना लेती हैं। प्लेटलेट्स बनाने के लिए जो फैक्टर जरूरी होता है वो फैक्टर है थ्रोम्बोपोइटिन फैक्टर। थ्रोम्बोपोइटिन फैक्टर की प्रेजेंस में मेगा कैरियोसाइट्स प्रोजेनाइटर के द्वारा प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा जो इसका फेट डिटर्मिनेशन होता है कॉमन इरिथ्रोइड माइलॉइड प्रोजेनाइटर का, वो होता है GM-CSF फैक्टर की प्रेजेंस में। ये GM-CSF फैक्टर की प्रेजेंस में माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनती है। ये जो माइलॉइड प्रोजेनाइटर है, माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो कि GM-CSF फैक्टर की प्रेजेंस में डिफरेंशिएट होती है, ये प्रोजेनाइटर सेल, इसका एक फेट होता है जिसमें ये डेंड्राइटिक सेल बनाती है। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो सकती है। GCSF फैक्टर की प्रेजेंस में ये ग्रैन्युलोसाइट प्रोजेनाइटर बनाती है। ग्रैन्युलोसाइट प्रोजेनाइटर ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। अगेन आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इन प्रोजेनाइटर के आसपास में जो भी स्ट्रोमल सेल्स का माइक्रो एनवायरनमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होकर डिफरेंट टाइप्स की सेल्स बन रही हैं। जैसे कि इससे बनती है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड इओसिनोफिल्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स प्रोजेनाइटर से 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है और ये सभी टाइप की सेल्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाती हैं। माइलॉइड प्रोजेनाइटर MCSF फैक्टर की प्रेजेंस में ये मोनोसाइट प्रोजेनाइटर बनाती है। मोनोसाइट्स प्रोजेनाइटर में डिफरेंशिएट होती है। मोनोसाइट्स प्रोजेनाइटर ये डिफरेंशिएट होती है मोनोसाइट्स में। मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती हैं। ब्लड स्ट्रीम से जब ये डिफरेंट टिश्यू स्पेसेस में जाती हैं तो टिश्यू स्पेसेस में ये मैक्रोफेजेस में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मैक्रोफेजेस बना लेती हैं। इसके अलावा मोनोसाइट प्रोजेनाइटर से भी डेंड्राइटिक सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से हिमेटोपोइसिस में डेंड्राइटिक सेल्स 3 डिफरेंट पाथवे में बनती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डेंड्राइटिक सेल। एक यहाँ पर बनती है मोनोसाइट प्रोजेनाइटर से, एक डेंड्राइटिक सेल डायरेक्टली माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनती है, और इससे पहले हमने देखा कि एक डेंड्राइटिक सेल बनी थी लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से। ठीक है, यहाँ पर हमने लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से भी डेंड्राइटिक सेल्स बनती हैं।
तो 3 डिफरेंट पाथवे में डेंड्राइटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि बताता है कि डेंड्राइटिक सेल्स इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए डेंड्राइटिक सेल्स को हमने पढ़ा है कि ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो अगर किसी एक पाथवे में डेंड्राइटिक सेल्स नहीं बनेगी तो दूसरे पाथवे में डेंड्राइटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से एक हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के द्वारा डिफरेंट प्रोजेनाइटर्स का डिफरेंशिएशन होता है, जो अपने माइक्रो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इनमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से बनने के कारण ये जो प्रोजेनाइटर सेल्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स की इम्यून सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।